गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार और मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हम लोग 2026 बैच का 2026 बैच में बोर्ड एग्ज़ाम का साथ ही साथ नीट का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है बैच शुरू किए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बैच शुरू किए हुए हैं और उसमें हम लोग कोशिश किए हुए हैं कि एनसीईआरटी जो है उस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करें। बहुत अच्छे फैकल्टी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो अलग अलग टीचर अलग अलग फैकल्टी है और हर फैकल्टी जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को जो है हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग का मेन पर्पस है, मेरे सभी फैकल्टी का मेन पर्पस है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 के बैच जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें, बोर्ड एग्जाम में अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करें। साथ ही साथ जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो अवेलेबल है, उसके लिए भी हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं। तो मेन फोकस है हम लोगों का कि बच्चे को जो है वो जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी देख रहे हैं वो एकदम बेसिक से जो है हायर लेवल तक जो हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक नॉलेज से हायर नॉलेज तक लेकर के चल रहे हैं और मीडियम हम लोगों ने दोनों प्रोवाइड करके रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। तो साइंस का जो भी बात साइंस या 12th क्लास में जो भी हैं जो हिंदी से पढ़ रहे हैं या बहुत बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम लेकर के पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी को हम लोग दोनों मीडियम में, एनसीईआरटी को हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों मीडियम में जो है लाइन बाय लाइन जो है कोशिश की है कि लाइन बाय लाइन जो है वो करें। तो हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू किए हुए हैं, मानव जनन। और मानव जनन में पिछले कुछ लेक्चरों में जो है हम लोगों ने मानव जनन के कुछ ऑर्गन के बारे में, अंग के बारे में जो है वो पढ़ लिए। अब क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम लोग देखें तो हम लोगों ने मानव जनन के कुछ अंग, मानव जनन में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है और नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग है, अंगों का जो है वो क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग को जानना था। तो उसमें हमने वृषण के बारे में कवर किया है कि वृषण जो है कहाँ है, वृषण जो है वो करता क्या है, ये जो जनन की घटनाएं होती हैं वो कब शुरू होती है, मानव में जनन की घटना कौन कौन सी थी। वृषण से रिलेटेड नीट लेवल तक जो है लोग थोड़ा और भी टॉपिक को लेकर के थोड़ा बढ़े हुए हैं। उसके आगे क्या क्या हम लोग देखे हुए हैं, एक बार थोड़ा सा पीछे से याद करते हैं कि वृषण जो है वो हम लोग पढ़े हुए थे कि जो उदर गुहा है, उस उदर गुहा के बाहर एक वृषण कोश, एक थैली था और इसी थैली में वृषण कोश में ही वृषण जो है वो पड़ा हुआ है। और ये वृषण कोश करता क्या है, तो वृषण कोश शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करने का काम कर रहा होता है, जिससे शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया हो सके। अब ये वृषण जो है ये एक्चुअली में बना हुआ था उदर गुहा में, लेकिन गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीने के दौरान ये उदर गुहा से वृषण कोश में सरक रहा होता है। अगर वृषण कोश में सरक गया, वृषण कोश में आ गया, तब तो ये नॉर्मल कंडीशन थी, सामान्य स्थिति है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वृषण जो है वो वृषण उदर गुहा में ही रह जाता है। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं कि वृषण जो है ये उदर गुहा में ही रह गया, ये उदर गुहा का जो हिस्सा है उदर गुहा में ही रह गया, ये वृषण कोश में आ ही नहीं पाया। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसे को कर दिया जाता है गुप्त विषमता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये वृषण 7वें से 9वें महीने के दौरान जो है ये आ रहा होता है वृषण कोश में। और ये वृषण में हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि वृषण जो है वो चारों तरफ से 2-3 लेयर से जो है वो घिरा हुआ था, 3 अलग अलग स्तर से। जो सबसे बाहर का जो लेयर था, जो बाहर का लेयर था, इसको वृषण कंचुक कहते थे, श्वेत कंचुक कहते थे। इसके अंदर जो है वो संवहनी कंचुक होता था
ये अलग अलग 3 स्तर से बना हुआ था जिनको सामूहिक रूप से कंचुक कहते थे। श्वेत कंचुक, वृषण कंचुक और संवहनी कंचुक, ये 3 स्तर थे। श्वेत कंचुक, वृषण कंचुक और वृषण कंचुक, और एक तीसरा था संवहनी कंचुक। संवहनी कंचुक का काम था कि ये संवहन में सबसे अंदर का स्तर होता था, रक्त के संवहन में, रक्त परिसंचरण में मदद कर रहा था ये। फिर श्वेत कंचुक और वृषण कंचुक जो इसके और भी स्तर थे, श्वेत कंचुक जो है वो मध्य स्तर होता था और वृषण कंचुक जो है सबसे बाहर का स्तर होता था, जो 2 अलग अलग, जिसमें हाइड्रोसिल द्रव जो है वो भरा हुआ था। और ये हाइड्रोसिल द्रव जो है वृषण के आकार, आकृति, उनमें कोई किसी तरह का चोट वगैरह को अब्सॉर्ब करने में मदद कर रहा होता है। हाइड्रोसिल द्रव भरे हुए थे। कई बार क्या हुआ था कि कई बार क्या होता है कि ये हाइड्रोसिल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है चोट वोट लगने के कारण, या किसी तरह के संक्रमण की वजह से, या फिर अगर सोने होने में जो है वो दब जाए वृषण कोश, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोसिल का अमाउंट बढ़ जाता है और ये वृषण कोश जो था ना, ये वृषण कोश का आकार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, ये हाइड्रोसिल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था, ये सारी बातें जब हम लोग पिछले क्लास में देखे। अब वृषण के बाद या नर जनन तंत्र का जो हिस्सा था, उस नर जनन तंत्र में वृषण के अलावे और कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है। नर सहायक जनन तंत्र, नर का सहायक जनन तंत्र। तो नर में सहायक जनन तंत्र, सहायक जनन नलिका, कि नर में सहायक जनन नलिका कौन कौन सा है और उन नलिकाओं का काम क्या है। एक बात तो हम लोग शुरू में ही पढ़े हुए थे कि नर जनन तंत्र जो है ना, ये जो जनन तंत्र है, ये जनन तंत्र 2 अंगों के मिलने से बना हुआ है। एक वैसा अंग है जो सीधे तरीके से जनन में क्रिया कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोले थे प्राथमिक जनन, प्राथमिक जनन। और एक वो अंग था जो उनमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है जनन प्रक्रिया में, प्राथमिक जनन अंग को मदद कर रहा होता है। तो जो प्राथमिक जनन अंग को मदद कर रहे हैं उनका नाम दे दिया गया था द्वितीयक जनन। अब ये जो द्वितीयक जनन अंग है, इस द्वितीयक जनन अंग में ही, इस द्वितीयक जनन अंग में बाह्य जनन अंग है, नर का बाह्य जनन अंग है जिसको शीसन कहते हैं, शीसन के नाम से हम लोग जाने थे। फिर इसी में सहायक जनन नलिका है, सहायक जनन नलिका, और सहायक जनन नलिका के साथ साथ इसमें था सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथि। तो आज हम लोग देख रहे हैं, और ये जो प्राथमिक जनन अंग है, इस प्राथमिक जनन में था वृषण, और वृषण जिसमें था वृषण कोश, वो भी बाह्य जनन हिस्सा है। तो द्वितीयक जनन और प्राथमिक जनन, इनको प्राथमिक जनन क्यों कहते, तो वो बताए हुए थे कि ये युग्मक का निर्माण करता है और हार्मोन का स्रावन करता है। तो उस आधार पर इसका हम लोग नाम रख दिए थे प्राथमिक जनन। और द्वितीयक जनन ये प्राथमिक जनन को जनन क्रिया करने में जो है वो सहायता करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है प्राथमिक जनन, तो इसको कह दिए थे द्वितीयक जनन। और द्वितीयक जनन में ये 3 अंग हैं, बाह्य जनन जिसमें शीसन है, सहायक जनन नलिका और साथ ही साथ सहायक जनन ग्रंथि, ये सब मिलकर के बनाया हुआ है द्वितीयक जनन। तो आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, सहायक जनन अंग के बारे में। सहायक जनन मतलब मेल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेल एसोसरी, मेल एसोसरी ग्लैंड। तो मेल एसोसरी डक्ट ग्लैंड, मेल एसोसरी डक्ट नलिका है। तो मेल एसोसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नर सहायक मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में, किनमें क्या है और ये करते क्या है, कौन कौन नलिका है और कर क्या है।
तो जो सहायक जनन नलिका है, जो जनन नलिका है, इन सहायक जनन नलिका में, सहायक जनन नलिका में क्या क्या आते हैं? तो सहायक जनन नलिका में सबसे पहले आता है वृषण जालिका, या इसको एक और नाम दिया जाता है रेता नलिका कहते हैं, कि रेता नलिका है। फिर दूसरा वृषण शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तीसरा अधिवृषण, अधिवृषण। चौथा शुक्रवाहक। ये नर की सहायक जनन नलिका है, वृषण जालिका, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण और शुक्रवाहक। इसके अलावे इसमें थोड़ा हम लोग और भी एक चीज पढ़ेंगे, अस्खलनीय नलिका, अस्खलनीय, अस्खलनीय नलिका, अस्खलनीय नलिका। इसके अलावा इसमें हम लोग मूत्र मार्ग के बारे में भी जानेंगे कि मूत्र मार्ग क्या है। मूत्र मार्ग, अच्छा मूत्र मार्ग के बारे में क्यों जानेंगे, जबकि मूत्र मार्ग तो इसमें जन्म का हिस्सा है ही नहीं। जो मूत्र मार्ग है ये उत्सर्जन तंत्र का तो हिस्सा है ही, मूत्र को या यूरिन को जो है बाहर तो करता ही है, साथ ही साथ नर के जो युग्मक हैं जिसको वीर्य के नाम से जानते हैं, नर का युग्मक जो शुक्राणु है वो शुक्राणु वीर्य का संलयन, वीर्य का निर्माण कर रहा होता है इन सहायक जनन ग्रंथियों के साथ मिलकर के, तो उस वीर्य के स्थानांतरण में भी मदद कर रहा होता है, वीर्य के अस्खलन में भी मदद कर रहा है, वीर्य को बाहर करने में मदद कर रहा होता है। तो ये मूत्र जनन, ये मूत्र जननांगी पथ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से नर का जो सहायक जनन नलिका है वो ये है। अब इसमें हम लोग एक एक नलिका को जो है वो देखते जाएंगे कि वृषण जालिका क्या है, रेता नलिका, या फिर शुक्रवाहिनी क्या है, अधिवृषण क्या है, शुक्रवाहक क्या है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जो है जानने की कोशिश करेंगे कि इन नलिकाओं से क्या क्या होता है। ये सभी नलिकाएं जो है, जो सहायक जनन नलिका है, इनका मुख्य कार्य है कि जितनी भी नलिकाएं हैं सहायक जनन नलिकाएं, ये सब नलिका जो नर युग्मक है शुक्राणु, उस शुक्राणु के परिपक्वन, शुक्राणु के वृद्धि और साथ ही साथ शुक्राणु का संग्रहण, उनके पोषण, उनका स्थानांतरण, इसमें जो है वो मदद कर रहे होते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है, अगर सबका कार्य हम लोग बात करें, सबका हम लोग अलग अलग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सबका जो कार्य है वो मुख्य कार्य इनका क्या है, जो वीर्य है, वीर्य का स्थानांतरण, या वीर्य का स्थानांतरण न करके युग्मक कह दीजिए कि नर युग्मक जो है उस नर युग्मक का स्थानांतरण करेगा, नर युग्मक का स्थानांतरण, इसका स्थानांतरण, फिर परिपक्वन, इनको परिपक्व करने में मदद करेगा युग्मक का। इसके अलावा पोषण, पोषण देने में भी सहायता कर रहे होते हैं, साथ ही साथ संग्रहण, संग्रह भी करने में मदद कर रहे होते हैं। ये सब कार्य में, इन सभी कार्य में मदद कर रहा होता है नर की ये सहायक जनन नलिका। अब उसमें से भी ये वृषण जालिका जो है, ये वृषण जालिका वृषण के अंदर ही होता है, वृषण के अंदर, ये वृषण के अंदर ही है, जबकि ये दोनों, ये तीनों नलिका जो है ये वृषण के बाहर है, वृषण के बाहर होते हैं, वृषण के बाहर अवस्थित। तो चार नलिका जो है उसमें से ये वृषण जालिका वृषण के अंदर है और बाकी ये तीनों नलिका जो है वो वृषण के बाहर है। अब वृषण के अंदर एक और नलिका हम लोग को मिला था, शुक्रजनक नलिका।
तो आपको बता दें कि शुक्रजनक नलिका जो है वो प्राथमिक जनन कार्य में हिस्सा लेता है, इसलिए वो नर का सहायक जनन नलिका नहीं है। वो किसमें काम कर रहा होता है? ये प्राथमिक जनन अंग में वो हिस्सा ले रहा होता है, इसमें वो भाग ले रहा होता है। शुक्रजनक नलिका में आपको अगर याद होगा तो हम लोग पढ़े थे वृषण के समय कि शुक्रजनक नलिका जो था ना, उसके पास दो तरह का कोशिका मिला था। एक मिला था स्पर्मेटोगोनिया कोशिका या शुक्र नर जन्म कोशिका कहते हैं, और दूसरा था सर्टोली कोशिका। नर जन्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होकर के शुक्राणु बनाते हैं, ठीक है। अब ये शुक्राणु जो है वो प्राथमिक जनन में बन रहा होता है, वृषण में बन रहा होता है। तो वृषण में बन रहा है और शुक्राणु बना रहे हैं, शुक्रजनक नलिका शुक्राणु के बनने में भाग ले रहा है, तो उसको हम लोग सहायक जनन नलिका में नहीं रखेंगे। बहुत लोग जो है वो गलत कर देते हैं कि ये जो शुक्रजनक नलिका है इसको मान लेते हैं कि ये नर का सहायक जनन नलिका है। शुक्रजनक नलिका नर का सहायक जनन नलिका नहीं है, ये सहायक जनन नलिका नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका रीजन बताएं। इसमें है नर जन्म कोशिका, नर जन्म कोशिका बनाता है युग्मक, और इसके पास है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका इनको देता है पोषण नर जन्म कोशिका को। तो ये युग्मक बनाने में भागीदारी लेते हैं, युग्मक बनाने में कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए शुक्रजनक नलिका को सहायक जनक नलिका के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये शुक्रजनक नलिका सहायक जनक नलिका का भाग नहीं है। तो गलती मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि कौन इनमें से नर सहायक जनन नलिका का उदाहरण है, और अगर आपके ऑप्शन में ये रहे तो सीधा सीधा जो है ये आपका ऑप्शन में गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये है नहीं, ये तो युग्मक बनाने में भाग ले रहा है। तो शुक्रजनक नलिका नर का सहायक जनन नलिका नहीं है। अब इन पर हम लोग बात करते हैं कि ये चारों क्या करते हैं, कैसा होता है, कहां होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कर रही है? तो पुरुष जनन सहायक नलिका, पुरुष जनन सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, जिसको रेटे टेस्टिस बोले, या इसको हम लोग बोलते हैं रेता नलिकाएं। रेटे टेस्टिस इंग्लिश वर्ड है ना, रेता नलिकाएं। फिर शुक्र वाहिकाएं, वाशा डिफरेंशिया, अधिवृषण और शुक्रवाहक, वाशा डिफरेंस, ये दोनों शुक्र वाहिकाएं और शुक्रवाहक ये दोनों अलग है। शुक्रवाहक को इंग्लिश में स्पर्म डक्ट कहते हैं, स्पर्म डक्ट। और ये जो है शुक्र वाहिकाएं को कह दिया जाता है वाशा डिफरेंशिया, वाशा डिफरेंशिया। हिंदी में भी इंग्लिश जो है कुछ इंग्लिश वर्ड जो है वो ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, खास करके बोर्ड के एग्जाम में क्या करते हैं कि हिंदी वर्ड ना लेकर के कई बार क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लेकर के आता है। जैसे क्वेश्चन में आपका जो है वो वृषण जालिका न लिख करके वहां रेटे टेस्टिस लिख देगा या फिर रेता नलिका लिख देगा, इसलिए इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ रहे तो सब हिंदी ही है, हिंदी पढ़ रहे हैं, ये मीडियम है, एक भाषा का बस आप चयन किए हुए हैं कि हमको बायोलॉजी हिंदी में पढ़ना है, आपने बस भाषा चयन किया। लेकिन इस पर भी ध्यान देना है कि ये जो है, ये जो वृषण जालिका है, इस वृषण जालिका को इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस को और एक नाम देते हैं रेता नलिका। तो कई बार क्वेश्चन आपको सीधा उसका नाम न देकर के इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख करके दे देगा, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या नलिका जो है इसमें है। तो आपको याद होगा कि वृषण जो था, उस वृषण के पास हम लोग देखे थे कि वृषण का अगर एक कार्ड चित्र हम लोग देखते हैं तो इस वृषण के कार्ड चित्र में ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए, ऐसे छोटे छोटे कक्ष बने हुए, और इन कक्षों में क्या था, शुक्रजनक नलिका। ठीक, तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसके पास शुक्रजनक नलिका होता है, और ये शुक्रजनक नलिका जो है
ये शुक्रजनक नलिका संख्या में 1 से 3 के संख्या में, सब में जितने भी कक्ष थे इन कक्षों की संख्या कितना था 250, और 250 से ये शुक्र जो है ये आगे आकर के सामूहिक तौर पर जालिका का निर्माण करता है। ये सामूहिक तौर पर नलिकाओं का एक जाल बना रहा होता है, और ये जो जाल बना रहे होते हैं इसी जाल को कह दिया गया है वृषण जालिका। ये जाल बना रहे होते हैं, यही जो नलिकाओं का जाल होता है, ये नलिकाओं का जाल बाहर की तरफ, वृषण से बाहर की तरफ जो है वो खुल रहा होता है, वृषण के बाहर की तरफ ये खुल रहे होते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ खुलेंगे ये। तो ये जो बाहर की तरफ नलिका खुल रहा है, छोटी छोटी नलिकाएं जो खुल रही हैं, ये जो हिस्सा है जो जालनुमा संरचना में है, इसको कह दिया गया वृषण जालिका। वृषण जालिका। और जो बाहर की तरफ खुल रहा है इसी को कह दिया गया है शुक्र वाहिकाएं। इसको कह दिया गया शुक्र वाहिकाएं। अब यही शुक्र वाहिकाएं जहां पे खुल रहा होता है, ये शुक्र वाहिकाएं जहां खुल रहा होता है, ये कहां खुल रहा होता है, तो वृषण के ऊपर से पीछे की ओर एक संरचना बना हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। वृषण के ऊपर से पीछे की ओर से एक संरचना बना होता है, और ये जो पीछे से बना हुआ संरचना है इसको कह दिया जाता है अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। देखो दो वर्ड है, एक वर्ड तो है अधि, दूसरा वर्ड है वृषण। अधि वर्ड को जो है ना इंग्लिश में ईपी कर दिया गया। ईपी, ईपी का मतलब होता है ऊपर। किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। तो वृषण के ऊपर है इसलिए इसका नाम दे दिया गया अधिवृषण। तो वृषण के ऊपर है और ऊपर से पीछे की तरफ से, तो ये जितना भी, सबसे पहले तो ये था शुक्रजनक नलिका। अब ये शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये शुक्रजनक नलिका किसमें खुला? शुक्रजनक नलिका खुला वृषण जालिका में। वृषण जालिका किसमें खुला? शुक्र वाहिका में। और शुक्र वाहिकाओं जो है, ये शुक्र वाहिकाएं कहां खुल रहे हैं? तो ये खुल रहा है अधिवृषण में। और अधिवृषण से यहां से पीछे की तरफ से, वृषण के पीछे की तरफ से नलिका एक निकल रहा होता है, और ये जो नलिका होता है ना, इस नलिका को कह दिया जाता है शुक्र नलिका या शुक्रवाहक। शुक्रवाहक या फिर शुक्र नलिका कहेंगे। चारों नलिका हो गया। सबसे पहला वृषण जालिका, दूसरा वृषण वाहिकाएं, तीसरा अधिवृषण और चौथा शुक्रवाहक। ये चारों नर का सहायक जनन नलिका था। अब नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नीट में क्वेश्चन पूछा था कि शुक्राणुओं का गमन जो है वो किधर से किधर की ओर होता है, किस नलिका से किस नलिका की ओर हो रहा होता है, किस नलिका से। नलिकाओं का दिया हुआ था, उसको क्रम में जो है वो अरेंज करना था, किस क्रम में जो है वो अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से। तो क्रम कैसे रहेगा? शुक्रजनक नलिका से वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक, ठीक है। सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले होगा वृषण जालिका, दूसरा हो गया शुक्रवाहिकाएं, तीसरा हो गया अधिवृषण और चौथा हो गया शुक्रवाहक। तो सबसे पहले शुक्राणु वृषण जालिका में पहुंचता है, उसके बाद वृषण जालिका से होकर के शुक्र वाहिकाएं पहुंचा, शुक्र वाहिका से तीसरा में पहुंचा अधिवृषण में, और चौथा में पहुंचा शुक्रवाहक। अच्छा, उल्टे क्रम में अगर बोले तो, अगर उल्टे क्रम में पूछे तो उल्टे क्रम में कैसे करेंगे? तो उल्टे क्रम में सबसे पहले आएगा नाम शुक्रवाहक का, उसके बाद नाम आएगा अधिवृषण का, और उसके बाद नाम आएगा शुक्रवाहिकाएं का, और उसके बाद आएगा वृषण जालिका का।
तो उल्टा या सीधा दोनों क्रम में से दोनों, नीट वगैरह के लिए नीट में ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अगर देख रहे हैं फिगर में, तो वृषण जालिका दो तरफ से खुल रहा है। एक तो ये शुक्रजनक नलिका में खुल रहा है और दूसरा ये खुल रहा है शुक्र वाहिकाओं में। और शुक्रजनक नलिका, इसी में जो है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का जन्म जो है, शुक्र जन्म की प्रक्रिया जो है वो इसमें हो रहा होता है। तो शुक्र जनन प्रक्रिया में बन रहा होता है शुक्राणु। और जो ये वृषण जालिका है वो क्या कर रहा होगा, तो वृषण जालिका इसमें भी खुला है शुक्रजनक नलिका में। तो जब शुक्राणु इसमें बनता होगा तो सबसे पहले कहां जाता है, वृषण जालिका में। तो ये तो कह सकते हैं ना कि वृषण जालिका शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु को लेता है और शुक्र वाहिकाओं को पहुंचा देता है। बात क्लियर, समझ में आया? किया हुआ क्या, शुक्रजनक नलिका में तो शुक्राणु बन ही रहा है। अब यहां जो शुक्राणु बना वो शुक्राणु सबसे पहले कहां गया है, वृषण जालिका में। और वृषण जालिका दोनों तरफ खुल रहा है, शुक्र वाहिका में भी खुल रहा है और शुक्रजनक नलिका में भी खुल रहा है। शुक्रजनक नलिका में जो शुक्राणु था उस शुक्राणु को सबसे पहले वृषण जालिका लिया और वृषण जालिका इस शुक्राणु को लेकर के दे दिया किनको, शुक्र वाहिका में। और इनमें जो है वो कैसे जा रहा, गति कैसे कर रहे होंगे, तो शुक्राणु का जो गति है वो क्रमागत संकुचन की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि इन नलिकाओं के अंदर कुछ संरचना है, जैसे हो सकता है कि पश्चिमा हो या उसमें कशाप हो, ऐसा कोई भी संरचना नहीं होता है वृषण जालिका के अंदर। इसके पास कोई भी संरचना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक नलिका का संरचना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्रमागत संकुचन की वजह से शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी वृषण वाहिका में पहुंच रहा होता है। वृषण वाहिकाओं के पास देखेंगे तो वृषण वाहिकाओं के पास जो है वो होता है पश्चिमार्ग, और पश्चिमार्ग की वजह से जो है वो गति कर रहे होते हैं शुक्राणु यहाँ पे। तो हम लोग इसमें देखते हैं आगे, इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो नलिका है, जो सब नलिका था, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इनमें ये जो नीले नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है कक्ष में, जो ये है, इसको हम लोग क्या बोले, इसको बोला गया शुक्रजनक नलिका। ये शुक्रजनक नलिका है और शुक्रजनक नलिका जो है, ये शुक्रजनक नलिका कहां खुला, तो शुक्रजनक नलिका खुल रहा है रेटे टेस्टिस में। और रेटे टेस्टिस को हम लोग हिंदी में क्या बोले थे, रेटे टेस्टिस को बोले थे वृषण जालिका। ठीक है, तो वृषण जालिका में खुला। और ये वृषण जालिका जो है वो कहां खुला, तो वृषण जालिका, ये वृषण जालिका हुआ है, ये संरचना वृषण जालिका। अब वृषण जालिका देख रहे हैं, ये छोटा छोटा नलिका है और ये सब छोटा छोटा नलिका जो वृषण जालिका से होकर के निकला, ये आकर के इसमें खुल रहा है। और जहां पर ये खुला है, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, वृषण वाहिकाएं। वृषण वाहिकाएं। अब ये जो वृषण वाहिकाएं हैं, ये वृषण वाहिकाएं कहां खुला, तो वृषण वाहिकाएं खुला इस भाग में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपुट एपिडिडाइमिस या अधिवृषण का सिर भाग, शीर्ष भाग। ये क्या है, अधिवृषण का शीर्ष भाग है, अधिवृषण शीर्ष भाग। तो अधिवृषण के शीर्ष भाग में जो है वो खुल रहा है। और अधिवृषण का पूंछ, जिसको कौड़ा कहा गया, कौड़ा एपिडिडाइमिस, यानी अधिवृषण का ये पूंछ है। तो अधिवृषण का जो पूंछ वाला हिस्सा है, वहां से देख रहे हैं कि ये नलिका जो है वो खुल रहा है। और ये जो नलिका खुल रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको नाम देंगे हम लोग डक्टस डिफरेंस इंग्लिश में, या वास डिफरेंस भी कह दिया जाता है। एक्चुअली में ये है क्या, शुक्र वाहक है, हो गया। सबसे पहले वृषण जालिका, दूसरा शुक्र वाहिकाएं, तीसरा अधिवृषण, चौथा शुक्र वाहिका। क्रम याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिए, ये है, ये रेटे टेस्टिस यानी वृषण जालिका, याद है। सबसे पहले इसी में आता है शुक्राणु। वृषण जालिका से किस में जाएगा, वृषण जालिका से आएगा शुक्र वाहिका में, शुक्र वाहिकाएं में जाएगा, वाहिकाओं में
शुक्र वाहिकाओं से कहां पहुंचा? अधिवृषण का जो शीर्ष भाग है उसमें पहुंचा। अधिवृषण से कहां पहुंचा? तो अधिवृषण से कहां पहुंचा? ये पहुंचा शुक्र वाहक में, शुक्र वाहक में पहुंचा। सबसे पहले वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्र वाहक, और शुक्र वाहक से आगे मूत्र मार्ग में जो है वो खुल रहा होता है। ठीक है, फिगर बार बार देख रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सा डक्ट, नलिका या इसकी संरचना जो है वो कैसी होगी, किस तरह का होगा। इसलिए हम बार बार फिगर को जो है, इमेज को जो है हम लोग देख रहे हैं और इमेज को जो है डिफाइन करते हैं। क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से हम लोग देखते रहे, समझते रहे। तो सबसे पहले रेता नलिका ना, कि रेता नलिका जो है, वृषण जालिका जो है वो क्या है। देखो रेता, रेटेड, ये जो है ना इंग्लिश में क्या लिखे हुए हैं? रेटेड टेस्टिस। तो रेट, ये जो रेट है ना, इसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क या जाल। नाम है रेटेड टेस्टिस, तो रेट का मतलब हो गया जाल, टेस्टिस वृषण, तो वृषण जालिका। यह नलिकाकार संरचना है, यह एक ओर से शुक्र वाहिकाएं यानी जिसको वासा डिफरेंशियल बोले, तथा दूसरी ओर से शुक्रजनक नलिका से जुड़ा होता है। दोनों एक साथ रहता है। तो यहाँ एक तरफ जो है वो कुंडलित वाला नलिका मिला था, बहुत ज्यादा कुंडलित नलिका जो मिला था, और यही कुंडलित नलिका जो है वो आगे आकर के जाल बना रहा था, नलिकाओं का जाल बना रहा था। इस जाल को, और यही आगे आकर के अधिवृषण में जो है वो खुल रहे थे। इसको हम लोग बोले थे शुक्र वाहिका, इसको हम लोग बोले थे ये था शुक्रजनक नलिका। अब ये जो था वासा डिफरेंशिया था, और इसको हम लोग बोलते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका। तो वृषण जालिका दो ओर से खुला हुआ है, एक तो हो गया उसका शुक्रजनक नलिका में खुल रहा है जहां से ये शुक्राणु लेगा, और दूसरा कहां खुल रहा है? शुक्र वाहिका में खुल रहा है जहां इस शुक्राणु को पहुंचाएगा। ठीक है, फिर यह शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं को शुक्र वाहिकाओं तक पहुंचा रहा होगा। और तो तरीका क्या है इसके पास? क्रमागत संकुचन होगा, संकुचन प्रक्रिया के द्वारा ही आगे भेजेगा। इनमें किसी तरह का कोई भी आंतरिक संरचना नहीं है जो शुक्राणु को आगे पहुंचा दे। शुक्राणु का संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो शुक्राणु का संरचना में हम लोग पढ़ेंगे कि इस शुक्राणु के पास जो है वो पूंछ होता है। तो एक तो इनको पूंछ जो है इनको मदद कर रहा होता है, लेकिन इनका मूवमेंट जो है, इनकी गति जो है वो बहुत कम होती है, तो इनको मदद चाहिए किसी की सहायता से। और यही सहायता कौन कर रहा होता है? ये संकुचित होकर के इनको सहायता दे रहा होता है। जब वीर्य बन गया होता है ना, और वीर्य जब बन गया होता है तब जो है इनकी पूंछ में जो है थोड़े बहुत जो है वो गति आती है। शुरुआत में इनकी पूंछ की गति बहुत कम होता है, तो इनमें संकुचन होता है नलिकाओं में, और संकुचन के माध्यम से ही जो है ये गति कर रहा होता है। इसको अभी हम लोग आगे जब शुक्रजनन पढ़ने लगेंगे, शुक्राणु का संरचना देखेंगे उसमें। अभी बस ये आप ध्यान में रखिए कि शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु को प्राप्त करेगा कौन? वृषण जालिका, और उसको पहुंचा देगा शुक्र वाहिका में। ठीक है, ये नलिका है। दूसरी नलिका है शुक्र वाहिका, जिसको वासा इफरेंस कहा जाता है, या डक्टस इफरेंस भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एक और नाम दे दिया जाता है डक्टस इफरेंस, डक्टस इफरेंस भी कहेंगे वृषण वाहिका। ये कहां खुल रहा होता है? तो अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुल रहा होता है। ये वृषण देखे हुए थे, और वृषण के ऊपर वाले भाग में जो है वो यहाँ अधिवृषण देखे, ये जो था हिस्सा ये अधिवृषण था। अधिवृषण के ऊपर से जो है वो ऐसे आ रहा होता है, ये यहां आकर के यहां से ये शुक्र वाहक खुल जाता है। और वृषण जालिका जो है इसमें जो है वो वृषण वाहिकाएं जो है आगे खुल रही है, वृषण वाहिकाएं इसमें खुल रहा है, ये होता है वृषण वाहिका। और वृषण वाहिका कहां से? तो ये वृषण जालिका से जो है वो होकर के आए, इसको कह दिए वृषण जालिका, ये हो गया। इसको कह दिए शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं। और ये शुक्र वाहिकाएं जहां पे खुला
ये क्या है? ये है अधिवृषण का शीर्ष भाग, अधिवृषण का सिर भाग। तो अधिवृषण के शीर्ष भाग में, सिर भाग में जो है खुल रहा होता है कौन? ये शुक्रवाहिका। कहां खुल रहा है? अधिवृषण के सिर भाग में। शुक्राणुओं की गति के लिए शुक्रवाहिकाओं का आंतरिक भाग सीलिया, सीलिया मीन्स पश्चात, पश्चात होता है। कोशिका का जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली क्या होता है ना कि कोशिका झिल्ली इस तरह की संरचना बना के रखा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ एक संरचना है, इसी को कहा जाता है पश्चात, सीलिया कहते हैं इसको। और ये क्या करते हैं? तो जो भी कोशिका है या कोशिका द्रव्य में है, उनकी गति के लिए जो है ये निर्धारित होता है, गति करवाने में मदद कर रहा होता है पश्चात। तो शुक्रवाहिकाएं जो है वो शुक्रवाहिकाएं के अंदर ऐसे उंगलीनुमा प्रवर्ध बालनुमा संरचना जो है, और ये उंगलीनुमा बालनुमा जो संरचना है उसको पश्चात बोले। और यही पश्चात शुक्राणुओं को एक तरफ गति कर रहा होता है। जैसे कार वगैरह में देखे हुए, गाड़ी व्हीकल वगैरह में देते हैं वाइपर का, कि वाइपर जो है शीशे को साफ करने के बाद, उसी तरह के वाइपर का जो मूवमेंट है, उसी तरह के मूवमेंट में जो है ये काम कर रहा होता है पश्चात, एक दिशीय गति को जो है दिखा रहा है। रेता नलिका, रेता नलिका मतलब वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्राणु को प्राप्त करेगा, शुक्राणु को प्राप्त कर रहा है रेता नलिका से, शुक्राणु प्राप्त कर और अधिवृषण में स्थानांतरित कर देता है। शुक्राणु को प्राप्त कर और नहीं, और काट दीजिएगा, रेता नलिका से शुक्राणु प्राप्त कर अधिवृषण में स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित, स्थानांतरित करता है, स्थानांतरण का प्रक्रिया कर रहा होता है। यह वृषण के बाहर उपस्थित होता है। इससे पहले जब देखे हम लोग वृषण जालिका, तो ई तो हो गया वृषण के अंदर, वृषण जालिका, और ये कहां खुल रहा है? वृषण के बाहर, अधिवृषण में। तो वृषण के अंदर अगर पूछे कि कौन सा सहायक जनन नलिका, नर का कौन सा सहायक जनन नलिका वृषण के अंदर अवस्थित है, तो कौन सा अवस्थित है? वृषण जालिका। और बाकी तीनों के तीनों कौन? तीनों के तीनों में शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाओं के साथ अधिवृषण और अधिवृषण के पास बाद शुक्रवाहिका, ये तीनों सहायक नलिका वृषण के बाहर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही छोड़ देते हैं। आज हम लोग दो जग के बारे में पढ़े, एक तो पढ़े वृषण जालिका के बारे में, दूसरा हम लोग जान गए शुक्रवाहिकाओं के बारे में कि शुक्रवाहिकाएं जो है वो क्या होता है और वृषण पालिका क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का दो नलिका बच गया, अधिवृषण और शुक्रवाहिका, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।